नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 100 पर। मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। और आज मिडिल ईस्ट की वो जंग जिसने पूरी दुनिया को दहला दिया था, जहां हर दिन मिसाइलें आसमान चीर रही थी और हर रात धमाकों की गूंज सुनाई देती थी, उसी जंग के बीच अब आई है एक बड़ी खबर, एक ऐसा मोड़ जिसने सबको चौंका दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि अमेरिका अब अगले 2 हफ्तों तक कोई सैन्य कार्रवाई नहीं करेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस फैसले पर ईरान ने भी हामी भर दी है। इजराइल भी हमले रोकने को तैयार हो गया है। यानी वो 3 ताकतें जो आमने सामने खड़ी थीं, अब एक ही वक्त पर ठहर गई हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह टकराव सच में शांति की शुरुआत है या फिर यह सिर्फ एक रणनीतिक ब्रेक है, एक ऐसा विराम जिसके बाद जंग और ज्यादा खतरनाक रूप में लौट सकती है। क्योंकि इतिहास ये बताता है कि मिडिल ईस्ट में सीजफायर कभी सिर्फ शांति का संकेत नहीं होता, कई बार यह अगले बड़े टकराव की तैयारी भी होता है। और इसी बीच ये खबर भी सामने आ रही है कि अगली बड़ी कूटनीतिक बातचीत पाकिस्तान में हो सकती है, जहां यह तय होगा कि यह जंग यहीं खत्म होगी या फिर एक बार फिर से भड़क उठेगी। अब बात पर गौर करने वाला यह पॉइंट है कि जहां कल तक ईरान की पूरी सभ्यता को खत्म करने और तबाही की धमकी, लेकिन एक प्रस्ताव आते ही ट्रंप का यू टर्न आ गया। सीज फायर पर सहमति हो गई। कल तक पूरी दुनिया को युद्ध और तबाही की चेतावनी देने वाले ट्रंप अब अचानक सीज फायर के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक एक प्रस्ताव मिलते ही ट्रंप ने सैन्य कार्रवाई रोकने और युद्ध विराम पर सहमति जता दी। यह प्रस्ताव है हॉर्मुज को इधर हफ्ते के लिए खोलने का। और इस घटनाक्रम को अमेरिकी रुख में बड़ा यू टर्न माना जा रहा है, जिस पर वैश्विक स्तर पर राजनीतिक और रणनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। अब पूरी दुनिया की नजरें इसी बात पर टिकी हैं कि ये 2 हफ्ते क्या सिर्फ एक ब्रेक है या फिर एक ब्रेक थ्रू साबित होंगे। क्या यह सीज फायर स्थायी शांति का रास्ता खोलेगा या फिर यह सिर्फ तूफान से पहले की खामोशी है, जहां सन्नाटा है लेकिन अंदर ही अंदर एक और बड़ी जंग की आहट। आज हम इसी सबसे बड़े सवाल का जवाब तलाशेंगे। क्या यह सीज फायर सच में शांति है या सिर्फ एक रणनीति है? तो इस पर हमारे साथ जुड़ेंगे लेफ्टिनेंट कर्नल JS सोनी, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इनसे हम खास बातचीत इस पूरे सीज फायर पे करेंगे। तो सर, इस सीज फायर को लेकर पहले तो आप ये एक्सप्लेन करिए कि आखिरकार अचानक से ये सीज फायर होना और दोनों ही देशों का एकदम से इस पर सहमति बना देना, क्या है सर ये? न्यूज चैनल पे हूं। आज जंग का 40वां दिन है और ये युद्ध विराम की घोषणा दुनिया के हर नागरिक के लिए बड़ी राहत और खुशी की बात है, क्योंकि यही एक जंग है दूसरे विश्व युद्ध के बाद जिसने पूरी दुनिया के हर देश को, हर नागरिक को अपने चपेट में ले लिया था। चाहे तेल की कीमतें हो, चाहे गैस की कीमतें हो, चाहे फर्टिलाइजर हो, सब कुछ इस जंग की वजह से उथल पुथल हो गया था। मैंने कई बार, जब मैं अलग अलग चैनल्स में अपीयर हुआ पिछले 40 दिनों में इस युद्ध को डिस्कस करने के लिए, मैंने कई चैनलों में पहले कहा था कि राष्ट्रपति ट्रंप के पास कोई चारा नहीं है बनस्पत इस युद्ध को 28 अप्रैल 2026 से पहले खत्म करने के लिए। इसका एक कानूनी कारण है। अमेरिकी संविधान के आर्टिकल 1 के तहत अमेरिका जंग में तभी जा सकता है जब अमेरिकी संसद या यूएस कांग्रेस अनुमति दे। और अमेरिका का एक कानून है, वॉर पावर्स एक्ट ऑफ 1973, जो कहता है कि यदि किसी कारणवश अमेरिकी राष्ट्रपति अमेरिकी संसद की अनुमति नहीं ले सकता युद्ध जाने से पहले, तो उसे 2 चीजें करनी होंगी युद्ध शुरू करने के बाद। पहला, 48 घंटे के अंदर अमेरिकी संसद को लिखित में कारण बताने होंगे क्यों ये युद्ध शुरू करना पड़ा अमेरिकी संसद के अनुमति के बगैर। और दूसरा, युद्ध शुरू करने के 60 दिन के अंदर इस युद्ध को खत्म करना होगा, अन्यथा अमेरिकी राष्ट्रपति पे पद हटाने की कार्रवाई, इंपीचमेंट की कार्रवाई शुरू हो सकती है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति के पास तो कानूनी तौर पर 28 अप्रैल से पहले ये युद्ध खत्म करना था ही। दूसरी बात, अमेरिका के अंदर
वहां के अवाम का आक्रोश बढ़ता जा रहा था ट्रंप के खिलाफ। बल्कि 3 दिन पहले जो फॉक्स न्यूज ने ओपिनियन पोल सार्वजनिक की, उसमें यह आंकड़ा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के अप्रूवल रेटिंग्स -5% है। अमेरिकी इतिहास में पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनके अप्रूवल रेटिंग्स माइनस में चली गई हैं। कुछ महीने बाद अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शंस हैं और जिस तरह से ये चीजें चल रही थी, रिपब्लिकन पार्टी का हारना तय था। तो ये कई कारणवश थे जिसकी वजह से ट्रंप को इस जंग खत्म करने के लिए हामी बढ़नी पड़ी। हालांकि अमेरिका का कोई सैनिक उद्देश्य अचीव नहीं हुआ, सिवाय एक को छोड़ के, वो 28 फरवरी सुबह 9:40 समय पे हुआ था, जब उन्होंने ईरान की टॉप लीडरशिप को खत्म कर दिया था। लेकिन उसके अलावा स्वाति जी, अमेरिका का कोई सैनिक लक्ष्य हासिल नहीं हुआ। तो अमेरिका के पास कोई चारा नहीं था बजाय इस युद्ध को खत्म करने के। सर मतलब अमेरिका ने हार मान ली, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ। स्वाति जी, मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा कि कई मीडिया हाउसेस में कई विशेषज्ञ कह रहे हैं अमेरिका युद्ध जीत गया, कई कह रहे हैं अमेरिका हार गया। मैं 3 बड़े तथ्य आपके दर्शकों के सामने रखना चाहूंगा। दर्शक खुद समझदार हैं, वो खुद समझ पाएंगे कौन सा पक्ष युद्ध जीता है। पहला, अगर अमेरिका ये युद्ध जीता होता तो ईरान की राजधानी तेहरान में या अमेरिका का झंडा लहरा रहा होता, या अमेरिकी के झुकाव वाला इंसान अमेरिका का ईरान का नया राष्ट्रपति होता। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। खामनी को मारा, खामनी के बेटे वहां सुप्रीम लीडर बन गए। दूसरा बड़ा बिंदु, स्टेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से ईरान के नियंत्रण में है। अगर अमेरिका ये युद्ध जीत रहा होता, स्टेट ऑफ हॉर्मुज अमेरिका के नियंत्रण में होता। तीसरा बिंदु, अमेरिका ने 4 दिन पहले अपने सेना अध्यक्ष जनरल रैंडी जॉर्ज को सर्विस से बर्खास्त किया। क्या कोई देश की सेना जो युद्ध जीत रही हो अपने सेना अध्यक्ष को युद्ध के बीच में बदलेगी? सैनिक इतिहास में कभी नहीं हुआ कि जीता हुआ पक्ष ने अपने सेनाध्यक्ष को बदला हो। हमेशा हारता हुआ पक्ष अपना। ठीक है सर आपके पास आएंगे, लेकिन इससे पहले बड़ी खबर सामने आ रही है। पश्चिम एशिया में इधर 2 हफ्ते की डेडलाइन से ठीक पहले ट्रंप ने ऐलान किया है सीज फायर पर। इधर इजराइल ने भी जताई है सहमति। यहां पाकिस्तान से बातचीत के बाद ट्रंप का ऐलान, ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर पर अमेरिकी सेना का बयान, सीज फायर लागू, हमने हमले रोक दिए हैं, ईरान के 10 सूत्रीय मांगों पर बात होगी। ट्रंप का बड़ा बयान, दोनों पक्षों के बीच सीज फायर का ऐलान हुआ है। तो चलिए फिर से हम रुक कर लेते हैं और हमारे साथ कर्नल सर क्या बोल रहे थे आप, अपनी बात पूरी रखिए सर। तो ये तो 3 बिंदु मैंने स्वाति जी दर्शकों के सामने रखे जो कि साफ स्पष्ट करता है कि ईरान ये युद्ध जीत गया है। 2 और बड़े मैं तथ्य बताना चाहूंगा। 25 मार्च को अमेरिका के विख्यात अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में एक डिटेल लेख छपा जिसमें लिखा है कि अमेरिका के मिडिल ईस्ट में जो सारे 13 सैनिक अड्डे थे उन्हें ईरान ने पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। और जो मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सेना के 40,000 सैनिक थे, या तो वो किराए के घरों से काम करें या होटलों से काम कर रहे हैं। कितने शर्म की बात है कि ये महाशक्ति के सेना के सैनिक किराए के घरों से और होटलों से अपना काम कर रहे हैं। 2 दिन बाद 27 मार्च को लेफ्टिनेंट जनरल एयाल जमीर, जो कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस के चीफ ऑफ स्टाफ हैं, उन्होंने इजरायली मंत्रिमंडल को बताया कि अगर ये युद्ध लंबा चला तो इजरायली सेना टूटने के कागार पे, इट इज ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स। ये दोनों चीजें आपस में फिर दर्शाती हैं किस तरह से ईरान ने अमेरिका और इजराइल को बड़ी मात दी थी। और ये दुनिया के लिए सबक और सीख है स्वाति जी। वो देश जिसपे 47 साल से आर्थिक प्रतिबंध थे, वो देश जिसे बिल्कुल इंटरनेशनली आइसोलेट कर दिया था, उसने 2 बड़ी सैनिक शक्तियों को हराया है। तो जो लोग रोते रहते हैं विदेशी हाथ, अंदरूनी हालात, सोरोस पोरोस, उन्हें एक सबक और सीख लेनी चाहिए कि बजाय दूसरों पे इल्जाम डालने के हर देश को अपनी सैनिक ताकत में इजाफा करना चाहिए। कभी भी जिंदगी किसी के लिए भी फेयर नहीं होती है, कभी भी सर्कमस्टांसेस किसी देश के लिए ठीक नहीं होते हैं। जो जीतता है वही बाजीगर होता है। सर ये 2 हफ्ते का युद्ध विराम लगा दिया गया है, सीज फायर कह दिया गया है, तो क्या स्थिति ऐसी हो सकती है कि 2 हफ्ते बाद फिर से जंग शुरू हो जाए? स्वाति जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर अमेरिका ये युद्ध जीतने के थोड़े भी उसके चांसेस होते हैं, वो कभी युद्ध विराम नहीं करता, वो पूरा युद्ध खत्म करके ही निकलता। अमेरिका को भारी चोट पड़ रही थी, देश के अंदर ट्रंप के खिलाफ आक्रोश बढ़ता जा रहा था। अमेरिका के जितने नेटो के एलाइज हैं, सब ने अमेरिका के साथ युद्ध में आने से मना कर दिया था। कई पश्चिमी देशों ने अपने एयर स्पेस को इस्तेमाल करने से मना कर दिया था। तो ट्रंप के पास कोई चारा नहीं था और ये
2 हफ्ते का जो युद्ध विराम है वो उसके बाद ये लिखित समझौता होगा और ये पूर्ण युद्ध विराम हो जाएगा। अमेरिका के पास कोई ताकत नहीं है, कोई हिम्मत नहीं है ये युद्ध को दोबारा शुरू करने। सर, इसको कैसे समझेंगे हम कि ईरान को इतना भारी नुकसान पहुंचा है और उसके बाद कैसे ईरान को मनाया गया कि वो भी सीज फायर के लिए तैयार हो जाए, और चीन, इसमें चीन की बात सामने आती है कि चीन अब जाकर जब इतनी बड़ा नुकसान ईरान झेल लेता है उसके बाद ईरान को मनाने में कामयाब हो जाता है सीज फायर के लिए। स्वाति जी एक मिलिट्री टीचिंग्स में एक टर्म है जिसे कहते हैं पायरेक विक्ट्री। पायरेक विक्ट्री का मतलब होता है कि किसी पक्ष की जब नुकसान ज्यादा होता है लेकिन जीत उसकी होती है। तो ईरान की पायरेक विक्ट्री हुई है। हाँ, मैं मानता हूं कि ईरान में लोग ज्यादा मरे हैं, उसकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा तबाह हुआ है, लेकिन ईरान हारा नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने 3 बड़े बिंदु बताए, अगर ईरान हारा होता तो ईरान में अब राष्ट्रपति वो होता जिसका झुकाव अमेरिका की तरफ है, वो तो हुआ नहीं। और पूरी तरह से ईरान अभी मुकाबला कर रहा है, जिस तरह से मैंने न्यूयॉर्क टाइम्स का और इजरायली डिफेंस फोर्सेस के चीफ ऑफ स्टाफ का बयान दिया, इससे साफ जाहिर है कि ईरान ये युद्ध जीत चुका है, हालांकि उसको नुकसान ज्यादा हुआ है। जहां तक स्वाति जी चीन की बात है, चीन और रूस दुनिया की 2 दूसरी महाशक्तियां पूरी तरह से ईरान का समर्थन करी थी। रोज 4 से 5 ट्रांसपोर्ट हवाई जहाज या मॉस्को से या बीजिंग से तेहरान उतर रहे थे और पूरी तरह से ईरान को सपोर्ट था। हाँ, कुछ दर्शक पूछ रहे होंगे कि अगर इतना समर्थन था तो रूस और चीन ने अपने सैनिक क्यों नहीं भेजे। रूस और चीन कभी अपने सैनिक नहीं भेजता है, ना ही भेजेगा। इसका कारण यह है कि रूस ऑलरेडी यूक्रेन युद्ध लड़ रहा है और दूसरा चीन किसी सैनिक मुठभेड़ में नहीं शामिल होगा जब तक उसका पहला सैनिक लक्ष्य ताइवान लेना पूरा नहीं होता है। सैनिक भेजने के अलावा रूस और चीन ने सारी मुमकिन कोशिश की। आज सुबह ही संयुक्त राष्ट्र में जो एक प्रस्ताव आया था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने का, उसे रूस और चीन ने वीटो कर दिया है। यानी कि सैनिक भेजने के अलावा रूस और चीन ने पूरा ईरान का समर्थन किया है। और अब ये युद्ध खत्म होने के बाद जिस तरह से ईरान जीता है वो एक क्षेत्रीय शक्ति बनेगा और आपके मेरे जीवन काल में फिलिस्तीन एक आजाद देश बन के उभरेगा। बहुत जल्द होगा, 2 स्टेट सोल्यूशन मिडिल ईस्ट में होगा और उसका कारण होगा ईरान की जीत इस युद्ध में। ठीक है सर, आपके पास लौटेंगे वापस, लेकिन इससे पहले बहुत बड़ी जानकारी सामने आ रही है जहां इजराइल पर ईरान का बड़ा बयान सामने आया है। ट्रंप ने हमारी शर्तें मानी हैं। ईरान दावा कर रहा है कि शर्तें मानने के बाद सीजफायर हुआ है लागू। ईरान बोला है हमने तय की थी शर्तें। ट्रंप के फैसले पर ईरान का बड़ा दावा, समझौते के बाद दोनों देशों में सीजफायर। तो इस बीच बड़ी जानकारी आप तक, समझौते के बाद दोनों देशों में सीजफायर। तो इधर इस बीच बड़ी जानकारी एक और सामने आ रही है। इजरायली मीडिया के हवाले से बड़ी खबर आई है, बिना शर्त हॉर्मुज खोल रहा है ईरान। इधर ईरान की शर्तों पर सीजफायर नहीं, युद्ध स्थायी तौर पर खत्म करने की गारंटी नहीं, सीजफायर की शर्तों पर अपने अपने दावे ठोके जा रहे हैं। तो वैसे में लगातार जानकारी सामने आ रही है। फिर से हम अपने मेहमान की ओर रुख कर लेंगे। सर, ये अब पाकिस्तान इसमें हीरो बनता नजर आ रहा है। पाकिस्तान ने ट्रंप से बात की फोन पर, उसके बाद सीजफायर हुआ। सर, इसके क्या मायने हैं? देखिए स्वाति जी, पाकिस्तानी इकलौता देश है दुनिया में जिसके तीनों महाशक्तियों के साथ अच्छे रिश्ते हैं। 3 महाशक्तियां हैं, अमेरिका, रूस और चीन। और पाकिस्तान का इसमें मध्यस्थता करना और सफल मध्यस्थता करना, ये वाकई में पाकिस्तान के लिए कूटनीतिक जीत है। देखिए, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ट्रंप की ट्वीट से 10 मिनट पहले ट्वीट किया कि युद्ध विराम हो गया है और ये इमीडिएट इफेक्ट से आ गया है। और बाद में ट्रंप ने ट्वीट किया। ये साफ दिखाता है कि पाकिस्तान ने सफल मध्यस्थता की है इस ईरान युद्ध खत्म करने के लिए। और इसके बाद पाकिस्तान को बहुत और समर्थन मिलेगा अमेरिका से, चीन और रूस से तो उसे मिल ही रहा था। हमने देखा पिछले 1 साल में किस तरह से राष्ट्रपति ट्रंप ने फील्ड मार्शल मुनीर और शहबाज शरीफ के बारे में बड़े अच्छे बयान बोले। डेफिनेटली ये पाकिस्तान की कूटनीतिक जीत है कि उसने इस युद्ध को रुकवाया और इसके बाद अब वो अमेरिका के साथ और नजदीक होगा, रूस और चीन के साथ। अब पाकिस्तान भी अपने आप को एक क्षेत्रीय शक्ति में
प्रोजेक्ट करने की कोशिश करेगा और ये ईरान से सबको सीख लेगा कि वो देश जिसपे 47 साल से आर्थिक प्रतिबंध थे, जिसे इंटरनेशनली आइसोलेट किया था, उसने दो बड़ी सैनिक शक्तियों को हरा दिया। तो पाकिस्तान में हम देखेंगे आने वाले समय में उनका जो सोच विचार है, उनकी जो थिंकिंग की है, उसमें काफी बड़ा चेंज होगा और पाकिस्तान अपनी सैनिक शक्ति में और इजाफा करेगा आने वाले कुछ सालों में। तो सर, पाकिस्तान को इस पूरे युद्ध विराम से एक अच्छा खासा फायदा होने वाला है। डेफिनेटली स्वाति जी, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान को बहुत फायदा होगा, पाकिस्तान को आर्थिक और सैनिक समर्थन बहुत मिलेगा। रूस चीन से तो मिल ही रहा है, अमेरिका से भी मिलेगा और पाकिस्तान अब ईरान से बहुत सबक सीख लेगा कि किस तरह से ईरान ने दो बड़ी सैनिक शक्तियों को हराया है और ये अपनी सैनिक प्रक्रिया में काफी बदलाव लाएगा और हम देखेंगे अगले कुछ सालों में, क्योंकि देखिए पाकिस्तान का जो एम है वो है भारत पे जंग करना जम्मू कश्मीर के लिए। पिछले साल 17 मार्च को जनरल उपेंद्र द्विवेदी, जो कि भारतीय थल सेना के सेनाध्यक्ष, उन्होंने कहा था टू फ्रंट वॉर भारत पे संभावना नहीं है, वास्तविकता है और चीन और पाकिस्तान दोनों मिलकर भारत पे टू फ्रंट वॉर करेंगे, जो कभी भी भारत पे 2030 के बाद हो सकती है। सर, अगर हम इस युद्ध विराम पर फोकस करें और जो सीज फायर का अब एकदम से ऐलान आया सामने और सबके लिए एक राहत भरी खबर भी थी, एक सरप्राइज भी था, लेकिन ये सीज फायर सिर्फ कागजों तक सीमित है या जमीन पर भी दिखाई देगा? क्योंकि सीज फायर के बाद भी तमाम जगहों पर हमले लगातार जारी हैं। सर स्वाति जी, देखिए, जब सीज फायर का ऐलान होता है तो आखिरी सैनिक तक ऑर्डर्स पहुंचने में वक्त लगता है। मैं दर्शकों को एक उदाहरण देना चाहूंगा। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में जब सीज फायर हुआ तो सीज फायर के कुछ घंटे बाद मेरे पिताजी के जो एक कोर्समेट थे, उन्हें एक पाकिस्तानी सैनिक ने गोली मार के हत्या कर दी, क्योंकि ये आदेश पहुंचने में आखिरी सैनिक तक टाइम लगता है। तो सिमिलरली ये थोड़ा समय लगेगा और सीज फायर के बाद भी जो कुछ हमले हुए हैं इजराइल से ईरान पे और ईरान से इजराइल पे, ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है। जैसे मैंने कहा, सीज फायर के जो ऑफिशियल आदेश होते हैं वो नीचे तक पहुंचने में समय लगता है। जब तक आखिरी सैनिक को औपचारिक या आधिकारिक तौर पे नहीं बताया जाता है कि सीज फायर हो गया है, वो गोली चलानी बंद नहीं करता है। ठीक है सर, हमारे साथ आप बने रहिए। इस बीच एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। युद्ध विराम पर पाक पीएम शहबाज शरीफ का स्टेटमेंट सामने आया है। युद्ध विराम पर सहमति से खुशी जताई है शहबाज। 10 अप्रैल को इस्लामाबाद आने का निमंत्रण दिया गया है। दोनों पक्षों ने समझदारी का परिचय दिया है। इधर उम्मीद है कि बातचीत से स्थायी शांति होगी। तो इस बीच बड़ी जानकारी, उम्मीद जताई गई है एक बड़ी शांति की पाकिस्तान की ओर से। तो इधर युद्ध विराम पर इस बीच एक और जानकारी सामने आ रही है। सीज फायर के बीच भी अरब मुल्कों में दहशत। सऊदी, कतर, कुवैत से लेकर यूएई तक में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। खाड़ी देशों में एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय कर दिए गए हैं। कई देशों ने इंटरसेप्ट किया है ड्रोन, मिसाइल। युद्ध विराम के बीच भी हमले लगातार जारी हैं। तो इस बीच अब तक ये बड़ी जानकारी। चलिए रुक कर लेते हैं कर्नल साहब की ओर। कर्नल जी, हम लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं और ऐसे में हम ये भी जानना चाहेंगे कि इस सीज फायर के बाद ईरान की स्थिति अब कैसी नजर आने वाली है, क्योंकि ईरान को हर एक तौर पर उसने जो भी नुकसान उठाया है उसके बाद वो घायल भी है और ऐसे में सीज फायर अब नजर आ रहा है। इस पर ईरान की स्थिति अब कैसी होने वाली है आगे? स्वाति जी, ईरान को पूरी तरह से आर्थिक और सैनिक तौर पे रूस और चीन अब खुले तौर पे भी मदद करेंगे। ईरान का जो भी क्षति हुई है उसमें ऑलरेडी चीन ने कह दिया था कि वो $400 अरब लगाएगा ईरान के रिकंस्ट्रक्शन के लिए। सैनिक और दूसरी ताकतें तो समर्थन तो रूस और चीन देगा ही देगा, लेकिन इससे एक बड़ी चीज होगी, ईरान अब एक क्षेत्रीय शक्ति बन के उभरेगा। जो खाड़ी के देशों ने अरबों डॉलर 1991 से अब अमेरिका को दिए थे अपनी सुरक्षा के लिए, अब वो अमेरिका पे भरोसा नहीं करेंगे। अब उनका झुकाव आस्ता आस्ता ईरान की तरफ आता रहेगा, क्योंकि उन्हें ये पता चल गया कि ईरान की ये युद्ध जीत चुका है और अमेरिका असफल रहा है खाड़ी के देशों को बचाने के लिए। तो ये पूरा जो एक भांडा था, ये पूरी एक जो सुरक्षा छतरी थी, वो पहले दिन ही ईरान ने छेद कर दिए थे उसमें 28 फरवरी को, जब ईरान ने ताबड़तोड़ हमले वापस करने शुरू किए। तो पहली बात तो ईरान एक क्षेत्रीय शक्ति बन के उभरेगा। दूसरा, खाड़ी के जो देश हैं वो अमेरिका की तरफ नहीं, वो ईरान के साथ
हो जाएंगे। और तीसरी बड़ी चीज, जैसे मैंने पहले कहा, फिलिस्तीन एक आजाद देश बन के बहुत जल्द उभरेगा। जो दशकों से लग रहा था कि टू स्टेट सोल्यूशन नहीं होगा, फिलिस्तीन का मुद्दा दब गया है, अब नहीं होगा, क्योंकि ईरान अब इस जीत के बाद अब पूरा फोकस करेगा फिलिस्तीन को आजाद देश को एक कहराने के लिए। सर, अब हम इस पे थोड़ा राजनीतिक एंगल भी समझ लेते हैं। जैसे कि आपने बताया कि अब ट्रंप राजनीतिक तौर पर भी इसको देख रहे हैं कि क्या उनकी साइड जा रही है, तो क्या इसका असर, क्योंकि अब ये बात खुलकर आने लगी है कि अमेरिका ने हार मान ली है, यहां पर ईरान ने भी इस चीज को स्वीकार कर लिया है और इस चीज की घोषणा कर दी है कि अमेरिका हमारे सामने हार चुका है। तो ये अमेरिका की हार, ट्रंप की हार, इसका जो इंप्रेशन है, ट्रंप का जो इंप्रेशन है, वो उनकी आवाम पर कैसा पड़ेगा और आने वाली राजनीतिक माहौल कैसा होगा? सर स्वाति जी, देखिए, पिछले कुछ हफ्तों से अमेरिका की सड़कों पे नो किंग्स प्रदर्शन चल रहे थे ट्रंप के खिलाफ, और करोड़ों लोग सड़कों पे आ गए थे अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ। और अब ये साफ हो गया है कि ईरान ये युद्ध जीत चुका है। अमेरिका के पास कोई चारा नहीं था वनस्पत युद्ध विराम करने का, जिसके कारण मैंने पहले भी उल्लेख किए हैं। अब कुछ महीने बाद नवंबर में अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शंस हैं, और ये तय है कि ट्रंप की पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी का मिड टर्म इलेक्शन में हारना तय है। और जब ये रिपब्लिकन पार्टी हारेगी, उसके बाद ट्रंप की ताकतें बिल्कुल ना के बराबर हो जाएंगी। और जब डेमोक्रेट्स को वहां मेजोरिटी मिलेगी, वो पहला काम करेंगे ट्रंप के खिलाफ इम्पीचमेंट या पद से हटाने की कार्रवाई करेंगे। तो ट्रंप के लिए तो स्वाति जी दिक्कतों का दौर अब शुरू हो चुका है। जिस तरह से 1956 में जब इजिप्ट ने स्विस कैनाल को नेशनलाइज किया था, उसके बाद ब्रिटेन जो कि महाशक्ति थी, उसका पतन शुरू हो गया था। इसी प्रकार अमेरिका ने जो गलती की है ईरान पे युद्ध करने की, अब अमेरिका की महाशक्ति का स्टेटस का पतन शुरू हो चुका डोनाल्ड ट्रंप के लिए निजी तौर पे। तो उनके लिए अब दिक्कतें आनी है, क्योंकि डेमोक्रेट्स इसी ताक में थे, वो उन्हें ये हथियार मिल गया है, वो है हथियार अमेरिका की हार। और डेफिनेटली जिस तरह से आवाम पूरी तरह से अमेरिका के खिलाफ है, ये ट्रंप के खिलाफ है, ट्रंप के लिए तो नवंबर के बाद दिक्कतों का दौर शुरू होगा। जो अब तक उन्हें सफलता मिली, जो अब तक उन्होंने करोड़ों पैसे कमाए, उनके आखिरी साल बहुत बुरे निकले। ठीक है सर, आपके पास वापस लौटेंगे। इस बीच बड़ी जानकारी सामने आ रही है, सीज फायर पर ईरानी सेना का स्टेटमेंट सामने आया है, पूरे इलाके से अमेरिकी सेना हटेगी। इस बीच बड़ी जानकारी आप तक, होर्मुज पर ईरान का नियंत्रण रहेगा, ईरान की बड़ी जीत हुई है। तो इस बीच आप तक ये बड़ी जानकारी। और इधर इजराइल रक्षा बलों ने किया है ट्वीट, शिराज में सोनार के उत्पादन के मुख्य केंद्र पर हमला हुआ है। पानी के नीचे पता लगाने वाली प्रणालियों पर भी हमला किया गया है। पनडुब्बियों, जहाजों, गोताखोरों में लगते थे ये उपकरण, जहां कराच में अतिरिक्त हमले किए गए हैं। नौसेना की क्रूज मिसाइल, वायु रक्षा प्रणालियों पर भी हमला किया गया है। तो इस बीच आप तक ये बड़ी जानकारी। चलिए रुक करते हैं कर्नल साहब की ओर। सर, यहां पर हम लगातार युद्ध की बात कर रहे हैं, लेकिन स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की अगर बात की जाए तो इस वक्त जब ये कहा गया कि 2 हफ्तों के लिए सीज फायर, उसके बाद 10 अप्रैल को भी एक बैठक बुलाई गई है जहां पर ये पूरी मीटिंग होगी और मीटिंग के बाद क्या कुछ डिसाइड होगा। तो सर, अब इस पर सिर्फ 2 हफ्तों के लिए ही इसे खोला गया है कि इसके बाद भी इस पर कुछ स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाएंगे? स्वाति जी, ईरान ने अपने 10 पॉइंट जो उसने अमेरिका को दिए, उसमें एक पॉइंट है स्टेट ऑफ होर्मुज पे ईरान का नियंत्रण रहेगा। और ईरान इस स्टेट ऑफ होर्मुज से अपना नियंत्रण बिल्कुल खत्म नहीं करेगा। 31 मार्च को ईरान की संसद ने, जो जिसे मजलिस कहते हैं, उसने एक कानून पास किया जिसमें यह है कि अब ईरान का आधिकारिक तौर पे स्टेट ऑफ होर्मुज पे कब्जा है। तो ईरान स्टेट ऑफ होर्मुज पे तो नियंत्रण कभी छोड़ेगा नहीं, ट्रंप कुछ भी कह ले, और ईरान इस पानी के उस पे पूरा कंट्रोल करेगा। और चाहे कोई ऊपर से कुछ भी कह ले, लेकिन अंदर की बात यह होगी कि जो भी वहां से पानी का जहाज गुजरेगा वो ईरान की अनुमति पहले लेगा और ईरान को $2 मिलियन रियाल में उसकी पेमेंट करेगा। तो ये ईरान तो कभी भी स्टेट ऑफ होर्मुज से नियंत्रण छोड़ेगा नहीं, ये वास्तविकता है। सर, इस बीच टैक्स की बात भी सामने आ रही है। जी बिल्कुल। देखिए, ईरान जानता था कि वो आर्थिक और सैनिक तौर पे अमेरिका और इजराइल के मुकाबले कुछ नहीं है, लेकिन उसने अब टेरेन और टाइम का पूरा फायदा लिया। टेरेन जिसे हम ज्योग्राफी या भूगोल भी कहते हैं, और इस ज्योग्राफी भूगोल में सबसे बड़ा जो इसका
प्राइस वो था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो इसने इसकी प्लानिंग 47 साल से की थी और उसे पता था जब 11 फरवरी 1979 को ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ था, तब से ईरान के सत्ताधारियों को पता था वो एक दिन जरूर आएगा जब अमेरिका और इजराइल उस पर पूर्ण युद्ध करेंगे। तो उन्होंने पूरी तैयारी की है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का नियंत्रण तो वो छोड़ेंगे नहीं, इस पे वो टैक्स लेते रहेंगे। जैसे हम जब सड़कों पे जाते हैं टोल टैक्स देते हैं, अब ईरान ने भी वहां पे टोल टैक्स बना दिया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। अब चाहे अमेरिका आधिकारिक तौर पे माने ना माने, लेकिन जो भी पानी का जहाज जाएगा, क्योंकि उसे अपनी सुरक्षा होगी, अपने माल की सुरक्षा होगी, वो ईरान को पैसा देगा ही देगा, वो टोल टैक्स देगा ही। सर, अगर हम बात अभी तक कर रहे थे सिर्फ ईरान की और अमेरिका की, लेकिन अगर इजराइल पर नजर डाली जाए तो सीज फायर के लिए इजराइल की सहमति भी बन गई है। इसमें इजराइल का क्या स्टैंड है, क्या रोल है? सीज फायर के बाद इजराइल को कितना फायदा, कितना नुकसान होगा? और जब दो देश, ये 2 साइडेड सीज फायर हुआ है, ऐसे में इसमें इजराइल का स्टैंड सर क्या रहने वाला है? स्वाति जी, देखिए, जो पहली प्रक्रिया आई थी इजरायली राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू से, उन्होंने काफी आपत्ति जताई थी इस सीज फायर पे, लेकिन इजराइल जानता है कि वो अमेरिका की समर्थन के बगैर कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि इजराइल को पूरा समर्थन है अमेरिका का। इसलिए इजराइल ने इतने दशकों से इतनी जंग की है, पहले जीता भी रहा, लेकिन जैसे जैसे ये इस्लामिक देश आर्थिक और सैनिक तौर पर मजबूत होने लगे, इजराइल को पिछले कुछ दशकों में काफी हार जूझनी पड़ी। हमने देखा किस तरह से एक छोटे से 256 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर के गाजा पट्टी पे इजराइल पूरी तरह नियंत्रण नहीं कर पाया, 2 साल युद्ध चला। तो इजराइल की शक्ति सिर्फ अमेरिका से आती है, और जिस तरह से अमेरिका भी क्षेत्र से बाहर हो जाएगा, इजराइल के लिए तो बहुत दिक्कतें होंगी। जैसे मैंने पहले बताया, अब इजराइल में फिलिस्तीन का एक आजाद देश बनना तय है, ये कुछ सालों की बात है। ईरान अब जैसे क्षेत्रीय शक्ति उभर गया है, वो उसका अगला कदम होगा फिलिस्तीन को आजाद देश पे करार देना। इजराइल के लिए तो पूरी तरह से दिक्कतें बढ़ी। सर, आखिरी सवाल आपसे मेरा यही है कि ये पूरा सीज फायर 2 हफ्ते का बोल दिया गया है, उसके बाद 10 अप्रैल को एक मीटिंग होनी है, तो इसके बाद क्या जो हालात अभी देशों में तमाम विश्व में बिगड़े थे आर्थिक तौर पर, क्या वो एकदम से सुधरेंगे या उसे सुधरने में वक्त लगेगा? सर स्वाति जी बहुत वक्त लगेगा, क्योंकि कीमतें बढ़ाना आसान होता है, उसे घटाना बहुत मुश्किल होता है, उसके पीछे आर्थिक दाव पेच होते हैं। तो दुनिया को अगले कुछ महीनों के लिए इस जो कीमतें बढ़ी हैं उसके साथ जूझना होगा, और कुछ महीने के बाद ही चीजें सामान्य होंगी, लेकिन चीजें पहले की तरह बिल्कुल नहीं होंगी। जो दाम बढ़े हैं वो थोड़े से घटेंगे, लेकिन युद्ध के पहले के दाम पे कभी नहीं वापस आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक, हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल जिस तरीके से सीज फायर का ऐलान 2 हफ्ते के लिए कर दिया गया है और मीटिंग भी डिसाइड करी गई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ट्रंप द्वारा की जाएगी, ऐसे में नजरें लगातार टीवी 100 की तमाम गतिविधियों पर टिकी हुई है। तमाम जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें टीवी 100। धन्यवाद।